हेलो एवरीवन, बजट आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके का म्यूचुअल फंड होते हैं और सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है। हमेशा म्यूचुअल फंड सही नहीं होता। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा म्यूचुअल फंड जो आपको सूट करता है उसको चूज करके वहीं निवेश करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट वही होना चाहिए जो आपके लिए सही है। पर कौन बताएगा कि म्यूचुअल फंड कौन सा आपके लिए सही है? हर म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए तो सही नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको खुद को थोड़ी-सी जानकारी, थोड़ी-सी समय निकाल के आपको खुद को समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं, कैसे आप खुद अपने लिए म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। अब हर इंसान तो सेम नहीं होता ना, हर इंसान अलग-अलग होता है तो उनके लिए भी अलग-अलग म्यूचुअल फंड है। तो ब्रॉडली हम चेक करेंगे कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो पर इससे पहले एक सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड सच में सही है? चलिए देखते हैं। तो ये जो पहला ग्राफ मैंने लगाया है, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये है फिक्स्ड डिपॉजिट का लाइन और ये देखिए 1980 से 2019 तक का डाटा है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे जो ब्लू लाइन है, ये है एफडी के लिए। तो अगर 1980 में आपने कुछ इन्वेस्ट किया होता एफडी में, तो वो 2019 में कितना होता? आप समझ रहे हैं ना? और इससे आगे आप देखिए फिर गोल्ड है, सिल्वर है। हमेशा बोला जाता है ना, खास करके अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये बोला जाता है कि गोल्ड बहुत सही है। बहुत और रिसेंटली गोल्ड का जो रन है ना, बहुत ही अच्छा है। मतलब 30 और 35% तो बस कुछ ही महीनों में गोल्ड ने रिटर्न दे दिया है। तो आप सबको लग रहा होगा कि गोल्ड सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है और गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी सब स्टॉक मार्केट बेकार है, म्यूचुअल फंड बेकार है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वही तो होता है, आप लोगों से पैसा लिया जाता है, एक फंड मैनेजर होता है और फंड मैनेजर उसी पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाता है। जरूरी नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड सारा पैसा स्टॉक मार्केट ही लगाए। इसीलिए हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे ही होते हैं जो एक बैलेंस तरीके से काम करते हैं। जैसे कुछ पैसा गोल्ड में लगाएंगे, क्योंकि जब वार सिनेरियो होता है या फिर कुछ गड़बड़ होता है इकोनॉमी में, तो क्या होता है, गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है और स्टॉक मार्केट घटता है। तो अगर हम बैलेंस करके इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो पोर्टफोलियो है ना, जो पैसा है हमारा, हम किसी भी समय पे अगर निकालना चाहते हैं या फिर किसी भी समय पे अगर हम देखेंगे, तो वो हमेशा एक अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव या इतना ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं आएगा हमारे पैसे में। ओके, तो देखते हैं ये ग्राफ पहले समझ लेते हैं। तो ये जो सबसे पहले है, ये जो ग्रीन वाला है ना, ये म्यूचुअल फंड है। और वही म्यूचुअल फंड है जो हमेशा अपना सारा पैसा सेंसेक्स में लगाए। अब सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स एक है इंडेक्स। ओके, सेंसेक्स है इंडेक्स। पर म्यूचुअल फंड तो स्टॉक में भी लगाता है। तो इंडेक्स किससे बना होता है? स्टॉक में ही बना होता है ना। और जो सेंसेक्स, और इसको एक तरीके का जो म्यूचुअल फंड कहते हैं, इसको कहते हैं इंडेक्स फंड। एक जो सेंसेक्स में जो पैसा लगाता है वो कहते हैं उसको इंडेक्स फंड। ओके, तो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बस आप इतना ध्यान रखिए को कि 1980 में अगर आपने कुछ पैसा लगाया होता, तो 2019 पे अगर सेंसेक्स यानी स्टॉक मार्केट पे पैसा लगाया होता, तो कहाँ तक आपका पैसा पहुंच सकता था? एफडी में देखिए, बिल्कुल नीचे सबसे एफडी है। और एफडी तो सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। क्यों? मैं बताता हूँ। एफडी हमें लगता है सेफ है। क्या एफडी सेफ है? नहीं है। पिछली वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको मैंने बताया था कि एक सिचुएशन ऐसा भी है जिसमें पंजाब और जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, तो उसमें क्या एफडी का सारा पैसा डूब गया था। तो पैसा तो एफडी में सेफ नहीं है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ वर्स्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, सो नेक्स्ट है गोल्ड। अब गोल्ड थोड़ा सही है, पर गोल्ड भी देखिए। और सिल्वर, सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा। तो आप मान सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट का जो इंटरेस्ट है ना, वो आपको कोई नहीं दे सकता। जितना इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जितना रिटर्न मिलता है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में होता है। पर स्टॉक मार्केट में तो रिस्क भी होता है ना। आप इस ग्राफ को देखिए। अब मान लीजिए, अब इतना ज़्यादा पैसा बढ़ रहा है, ये सोच के आपने इसी आसपास कभी इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। अब आप तो नया नया है इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, तो आपने अगर इसी पॉइंट पे इन्वेस्ट किया होता, तो तुरंत 1-2 महीने के बाद आपको ये ड्रॉ डाउन देखने को मिलता। मतलब 2007 का ड्रॉ डाउन। 2007 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो वो क्राइसिस के कारण आपका पैसा, आपको ऐसा लगता है कि जैसे 50% हो गया। मतलब आपने अगर 1 लाख लगाया, तो ये इस पॉइंट के टाइम 2007-2008 के पीरियड में आपका पैसा करीब करीब 50,000 ही रह जाता।
तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अच्छा यहाँ पर आप ये देखिए, आप अगर 50,000 रुपए नहीं निकाले होते और आपने कंटिन्यू किया होता, तो आप देखिए यहाँ पर कहाँ होते। करीब-करीब आपका 1 लाख 4 लाख के करीब पहुँच गया होता। आर यू गेटिंग? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सही से इन्वेस्टमेंट करना आता है, आपको टाइम पीरियड का समझ है और सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आपको अच्छा म्यूचुअल फंड का समझ है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए और एक ग्राफ देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो होता है, वो कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक और कुछ नहीं है, इक्विटी ही है, ओके। और जो दूसरा है वो है गोल्ड। तो कुछ म्यूचुअल फंड वाले गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं और कुछ डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, ओके। तो सबसे सेफ होता है डेट, क्योंकि इसमें आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सेफ है। खास करके अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में कोई, अगर डेट बॉन्ड जो गवर्नमेंट का होता है उसमें अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी तरीके से, ये सबसे सेफ है और सबसे कम रिटर्न डेट में ही मिलता है। जितना ज़्यादा सेफ्टी होगा उतना कम रिटर्न होगा, यही होता है इन्वेस्टमेंट का पहला रूल, ओके। तो गोल्ड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर थोड़ा सा सेफ है स्टॉक के हिसाब से। हमने तो देखा, जैसे अगर हम देखेंगे कुछ स्टॉक 100-300 से आकर 3-4 रुपए में पहुंच चुके हैं। आप वोडाफोन आइडिया के बारे में सोचिए ना, उनका स्टॉक कहाँ था, कहाँ आके लग गया। आर यू गेटिंग? सो स्टॉक में रिस्क है, और इसीलिए तो हम ये स्टॉक का रिस्क को कम करना चाहते हैं, इसीलिए हम खरीदते हैं म्यूचुअल फंड। क्योंकि हम जॉब करते हैं या फिर कहीं पे कुछ हमारा दिन पूरा बिजी रहता है और हमें इतना फाइनेंशियल मार्केट का समझ है भी नहीं, तो क्या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे? करेंगे। पर एक अच्छी म्यूचुअल फंड को ढूंढ के जो हमारे लिए सही है उसमें करेंगे। तो आप देखिए, अगर यहाँ मैंने थोड़ा एक छोटा-सा पीरियड का डाटा लिया है, 1998 करीब-करीब आप यहाँ से देखिए, ओके, 1997 1996 के पास-पास। तो अगर डेट में कोई इन्वेस्ट किया होता, तो उसका देखिए, मैं बोल रहा था ना, डेट बहुत ही सेफ होता है। तो आपका जो ये डेट का जो ग्राफ है, आपको कभी नहीं लगेगा कि आपका पैसा कम हो रहा है। आप कभी भी निकाल के देखो अपना पोर्टफोलियो, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ ही रहा है, मतलब कभी घट नहीं रहा है। पर आप थोड़ा गोल्ड में आ जाइए, अब गोल्ड में देखिए, यहाँ तक तो कुछ नहीं था। आपको ऐसा लगेगा कि स्टॉक में लगाया होता, तो इसी पॉइंट टाइम के देखिए, यहाँ पर है स्टॉक, यहाँ पर है आपका डेट और यहाँ पर है आपका गोल्ड। आप गोल्ड में लगाए होते तो आपको लगता कि गोल्ड तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब कुछ भी फायदा नहीं है गोल्ड में लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का। पर आप देखिए म्यूचुअल फंड में अगर लगाते या फिर स्टॉक में, मतलब जो स्टॉक में लगाते, तो कितना अच्छा होता। उसी समय पे आप देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, आप गोल्ड में लगाते तो यही सोचते ना कि चलो सही है, थोड़ा तो बढ़ गया। और म्यूचुअल फंड देखिए पूरा डाउन है, आपको पूरा ड्रॉ डाउन और लॉस ही दिखेगा इधर। म्यूचुअल फंड में आप जितना इसलिए लंबा खेलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आप जितना शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में घुसेंगे ना, उतना ज़्यादा बेकार है। तो म्यूचुअल फंड में वही पैसा जाना चाहिए जो आपको करीब करीब 2-3-4 साल मिनिमम तो होना चाहिए। 2 साल तो मिनिमम होता है। आपको जैसे फेमस जो पराग पारिक का जो म्यूचुअल फंड है, वो तो 2 साल के अंदर आप निकालेंगे तो वो आपको आपसे एक छोटा सा चार्ज भी डिडक्ट कर लेते हैं। इसीलिए कि ताकि आप 2 साल के अंदर मत निकालिए। ऐसा नहीं कि आप निकाल नहीं सकते, इमरजेंसी में आपका पैसा निकल जाएगा, पर नहीं निकालना चाहिए आपको, अगर ऐसा बेनिफिट लेना चाहिए। क्योंकि एंड में देखिए, आप जो 2013 के आसपास अगर हम देखेंगे, तो सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे है डेट, ब्लू वाला लाइन, और उसके थोड़ा ऊपर जो ग्रीन वाला लाइन है वो है गोल्ड। पर सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया? इक्विटी ने ही दिया, क्योंकि इक्विटी में ही सबसे ज्यादा पैसा बनता है। तो आ जाते हैं अब टॉपिक के ऊपर, ओके। तो यही था मेन टॉपिक कि कितने टाइप्स का म्यूचुअल फंड होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, मतलब जिसमें थोड़ा क्या दोनों को मिला के करते हैं, ओके। जैसे इक्विटी और डेट को मिला दिया तो हाइब्रिड हो गया, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है, ओके। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो बनना नहीं है या फिर सेबी से कोई सर्टिफिकेट लेना है। आपको अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना है। तो आप अगर इस सीरीज को कंप्लीटली देखेंगे, तो आपको ज़रूर पूरा म्यूचुअल फंड का ज्ञान, जितना आपके लिए ज़रूरी है और जितना आपके लिए काम का है, उतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्विटी जो फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो है, ये हमेशा जो इनका एसेट है, एसेट मतलब आपका जो पैसा है, आपका जो मनी है, वो स्टॉक में ही डालते हैं, ओके। और ये डिफरेंट कैटेगरीज में भी फिर डिवाइड होता है, मतलब एक तो म्यूचुअल फंड डिवाइड है इक्विटी, डेट और हाइब्रिड में।
उसके बाद फिर इक्विटी में भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया। ओके, अब ये थोड़ा देखते हैं। अब हमको तो ये पता लग गया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी में यानी स्टॉक में ही अपना सारा पैसा डालते हैं, या फिर थोड़ा बहुत हाइब्रिड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली वहीं डालना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है और फंड के ऊपर डिपेंड करता है। फंड मैनेजर पहले से ही बता देते हैं कि वो कहाँ कहाँ पैसा डालने वाले हैं। ओके, सो तो देख लेते हैं कितने टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। तो सबसे पहले लार्ज कैप फंड होते हैं। लार्ज कैप फंड मतलब वो ऐसी इक्विटी या फिर ऐसी स्टॉक में पैसा डालेंगे जो लार्ज कैप, लार्ज कैप मतलब बिगर, उनका जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में। और बड़ी कंपनी है तो कंपनी स्टेबल भी है, जैसे एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, ओके, इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इनको भी बोला जाता है ब्लू चिप कंपनीज। और ब्लू चिप कंपनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत सेफ डेस्टिनेशन है, पर इसमें थोड़ा रिटर्न भी कम होता है। मैंने बताया ना, इन्वेस्टमेंट का पहला रूल है कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न का चांसेस है, पर जितना कम रिस्क है ना उतना कम रिटर्न भी होता है। तो थोड़ा ऐसे होता है, और जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जितना कम रिस्क है उतना कम रिटर्न हो। कुछ ऐसे चीज़ें हो सकते हैं, पर हाँ, जनरली हम ये मान के चलते हैं कि रिस्क जितना ज़्यादा होता है रिटर्न उतना ज़्यादा होता है। ओके, तो लार्ज कैप फंड मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में, स्मॉल कैप फंड मतलब छोटी छोटी कंपनी में, मिड कैप फंड मतलब वही कंपनी जिस कंपनी को जो बीच में है, ना तो बहुत बड़ी कंपनी है ना तो बहुत छोटी कंपनी है। जैसे हम अदानी पावर को ले सकते हैं, ना तो बहुत बड़ी कंपनी है ना तो बहुत छोटी सी कंपनी है। और अदानी पावर जैसी कंपनियों में अगर आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं तो वो मिड कैप फंड्स में आ जाएंगे। इतना ही तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा। और मल्टी कैप मतलब सब मिला के कर रहे हैं, इतना ही है, बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, हमेशा म्यूचुअल फंड वाले आपको 5 ईयर का रिटर्न प्रोजेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1-2 साल में ना क्या होता है, थोड़ा-सा गड़बड़ होता है। जैसे अभी मार्केट क्या चला है? क्या अभी मार्केट गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं है। लास्ट 2 साल, 3 साल में जो बुल रन हुआ था, अब उसको थोड़ा मार्केट डाइजेस्ट भी तो करेगा ना। तो इसलिए 5 साल का देखते हैं, और 5 साल में 16.69 पर एनम सुंदरम लार्ज कैप फंड ने दिया, और ये बहुत अच्छी रिटर्न है। इतना आसान नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि 16% क्या होता है। आपको तो कॉल्स आते होंगे ना कि हम 1 महीने में पैसा डबल करते हैं, तो 1 महीने में पैसा डबल करने वाला स्कीम में अक्सर लोगों को ठगा जाता है, और आपको भी पता है ये कैसे काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया है, क्वांट लार्ज कैप फंड है। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि जिसका ज्यादा पर एनम रिटर्न है उसमें जाके घुस जाए। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक मार्केट हमेशा अपना ग्रोथ को डाइजेस्ट करता है। ओके, इमोशंस पे चलता है स्टॉक मार्केट। तो जब किसी कंपनी में पोटेंशियल दिखता है ना, तो लोग जल्दी से जल्दी उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, और जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद फिर वो कंपनी और वो स्टॉक्स क्या करते हैं, वो जो ग्रोथ होता है उसको थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करेंगे तो 1-2 साल लगेगा। तो 1-2 साल अगर उन्होंने रुक गए, मतलब जहां उनका प्राइस पहले से 500 था, 500 से आपने देखा कि 1500 हो गया 1 साल में। अब 1 साल में जरूरी नहीं है कि 1500 फिर 3000 या 4000 या 5000 हो जाएगा। हो सकता है ये 1500 नीचे घट के 1400 पे रुक जाए अगले 2 साल या फिर 1 साल। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा होता है मैक्सिमम केसेस में। कंपनी जो होते हैं वो डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लेते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि जो म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सबसे अच्छा है या फिर सबसे अच्छा रिटर्न है। ऐसे नहीं इन्वेस्ट किया जाता म्यूचुअल फंड में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट, डेट म्यूचुअल फंड में। तो डेट म्यूचुअल फंड क्या है, आपको मैंने पहले से ही बताया। डेट का मतलब है जैसे एक आपको मान लीजिए एक कॉर्पोरेट है या फिर गवर्नमेंट है। ओके, कोई कंपनी है या गवर्नमेंट है, इनको तो पैसा चाहिए ना। और ये पैसे के बदले, जो पैसा वो अपने कंपनी में लगाएंगे उसके बदले वो क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। गवर्नमेंट भी देती है, सबसे सेफ तो गवर्नमेंट वाला होता है। कंपनी डूब जाए तो आपको पैसा कौन देगा, लोन का पैसा कोई नहीं देगा। इसलिए गवर्नमेंट वाला जो डेट होता है, जो डेट फंड होता है, वो अच्छा होता है। और म्यूचुअल फंड वालों को ये पता होता है कौन अच्छा होता है कौन अच्छा नहीं होता है। तो आपको उस चीज का टेंशन नहीं लेना है। आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, आप डायरेक्टली डेट नहीं खरीद ले रहे हैं ना, आप डायरेक्टली डेट में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं। तो जो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है ना, उसको सब पता है, उनके पास रिसर्च टीम है, उनके पास बहुत सारा डाटा है, वो पूरा दिन भर साल भर यही काम कर रहे हैं। ओके, तो जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट आपका हो जाएगा रिटर्न।
ठीक है, तो ये है डेट म्यूचुअल फंड। अब मनी मार्केट है, ओवरनाइट फंड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, लिक्विड फंड है, ये सबको आप भूल जाइए, इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो एसबीआई फ्लोटिंग रेट डेट फंड है, डीएसपी फ्लोटर फंड है, इतना देखिए, आप इंटरेस्ट देखिए, 5 साल का रिटर्न कितना है, एक साल में 6.5% का एवरेज है, ओके, हाइस्ट। पर अगर हम इक्विटी, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड देखते हैं कितना है, 16.6, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा है, ओके, मतलब 3 गुना के आसपास है, ओके, चलिए। तो हाइब्रिड, इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डेट से ले लेंगे और थोड़ा स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। डेट थोड़ा सिक्योर होगा और स्टॉक थोड़ा थोड़ा सा रिस्की होगा, ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्की है। तो इसमें आप देखिए एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है। अब इसमें देखिए इसका रिटर्न ये थोड़ा सा कम है कि नहीं। आप देखिए 5 साल का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसको क्या बोलते हैं, CAGR, ओके, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब पूरे 5 साल में जितना रिटर्न आया होगा उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दिया जाता है। ऐसा हो सकता है कि ये जो लेट से कोई भी कंपनी 5 साल में ऐसे मान लीजिए कि 50% का रिटर्न दे रहा है, कोई भी म्यूचुअल फंड, तो CAGR उसका एक साल का 10% निकलेगा। क्योंकि क्यों, हाँ, ये कैसे हुआ, क्योंकि 50% को हमने 5/5 में डिवाइड कर दिया तो 10 निकल गया, ओके, तो 10 हो जाएगा CAGR। तो ये हो गया हाइब्रिड फंड। अगेन हाइब्रिड फंड में बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, उसके बाद डायनामिक एसेट एलोकेशन, आर्बिट्रेज फंड है, ओके, मल्टी एसेट एलोकेशन है। तो हाइब्रिड फंड ऐसा है कि वो थोड़ा सा डेट में डालेंगे, थोड़ा सा स्टॉक में डालेंगे। इसीलिए जो हाइब्रिड फंड का रिटर्न होता है ना, वो थोड़ा स्टॉक, जो बिल्कुल पूरा प्योरली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उससे थोड़ा कम होता है, और जो डेट से थोड़ा ज्यादा होता है, तो इक्विटी से कम होगा तो इधर लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड गलत है? नहीं है। क्या सही है? नहीं है। आपको कौन सा अच्छा लगता है, और कोई जरूरी नहीं आपको ये इक्विटी वाले ले लिए या फिर डेट वाले ले लिए, या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड भी होता है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो कोई भी मतलब इतना ज्यादा कोई भी गलत नहीं है, ऐसे में से कोई गलत नहीं है। बस जितना ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है उतना ज्यादा रिस्क भी होता है, ओके। नाउ ये फंड मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, आपको फंड मैनेजर जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है वो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, पर मान लीजिए आपको उनके ऊपर भी भरोसा नहीं है, पर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा रिटर्न है और आपको चाहिए सेफ्टी, तो आपको करना चाहिए इंडेक्स फंड में। अब म्यूचुअल फंड तो हो गया, पर इंडेक्स फंड क्या होता है? देखो म्यूचुअल फंड जो होता है ना, तो वो, उसको आप पैसे देते हो, वो आपसे पैसा लेता है, और वो जो पैसा लेता है वो पैसा एक म्यूचुअल फंड मैनेजर, एक मैनेजर बैठा होता है जो डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अब कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो कौन चूज करता है? वो चूज करता है फंड मैनेजर, और उनका जो बैकएंड में होता है रिसर्च टीम। तो रिसर्च टीम उनको सजेस्ट करता है, और फाइनल डिसीजन जो होता है वो फंड फंड मैनेजर का होता है, और फंड मैनेजर ये चूज करता है कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये होता है एक टिपिकल म्यूचुअल फंड। पर इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड होता है कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर बिल्कुल भी चूज नहीं करता। फंड मैनेजर चूज करता ही नहीं है कौन से कंपनी में, तो कौन करता है? चूज करता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब गवर्नमेंट। आप ऐसे एक ऐसे तरीके से, तो ये लोग कभी ऐसे गलत चूज, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये लोग गलत चूज नहीं करेंगे। निफ्टी 50 का जो इनका जो इंडेक्स है, मतलब 50 जो अच्छे और बड़े कंपनी है वो निफ्टी 50 में आते हैं। निफ्टी 100 है, ओके, उसके बाद निफ्टी 500 है। तो इसका मतलब क्या है? निफ्टी मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग। तो 50 अच्छे कंपनियों का लिस्ट है निफ्टी 50। तो आप अगर इंडेक्स फंड में पैसा डालते हैं तो जो फंड मैनेजर होगा वो क्या करेगा, जो निफ्टी 50 लिस्ट है उसमें पैसा डालेगा। कल को मान लो कि ये जो 50 कंपनियां हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये 50 कंपनी बहुत अच्छे हैं और ये कभी गलत कर ही नहीं सकते, ये कभी डूब ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। डूब तो कोई भी सकता है, ओके। तो ये जो 50 कंपनियां हैं, मान लीजिए ये 50 कंपनियों में से एक कंपनी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस लगातार कर रहा है, तो ये NSE में जो बैठे हुए हैं इतने अच्छे अच्छे जो फाइनेंशियली बहुत टैलेंटेड है, जिनको इस सब का इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कोई भी कंपनी इंफॉर्मेशन NSE से छिपा नहीं सकता। NSE से कोई भी इंफॉर्मेशन छिपा नहीं सकता, अगर छिपाएगा तो पेनल्टी लगेगा। तो हम हर कुछ जो जितना भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, वो सब कंपनियां
एनएससी को देने के लिए बाउंड है और बहुत हमारा जो स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रेगुलेटेड है बाय सेबी। ओके, सो तो कहने का मतलब ये है कि एनएससी तुरंत एक्शन लेगा उस कंपनी के ऊपर। कोई भी कंपनी अगर खराब कर रहा है तो उसको निफ्टी 50 से निकाल देगा। और एनएससी ने उसी कंपनी को निफ्टी 50 से निकाल दिया तो आपका जो फंड मैनेजर होगा वो- उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसी कंपनी में वो भी अपना इन्वेस्टमेंट निकाल देगा। मार्केटिंग में क्या कहना चाहता हूं, तो आपका जो फंड है आपको बिल्कुल मैनेज करना नहीं पड़ेगा। एक इंडेक्स फंड में आपने पैसा डाल दिए, बाकी आपका फंड मैनेजर अच्छे अच्छे कंपनियों में जो एनएसी सजेस्ट कर रहा है, जो कंपनी एनएसी सजेस्ट कर रहा है उसमें वो डालता रहेगा। आर यू गेटिंग? पर और इसके बदले में देखो, म्यूचुअल फंड वाले ये काम फ्री में करेंगे क्या? कि ये क्या आपके लिए ये काम फ्री में करेंगे? आपसे एक छोटा सा पैसा लेंगे और वो जो छोटा सा कमीशन आपसे लेंगे वो कमीशन इंडेक्स फंड में सबसे कम होता है, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है और रिसर्च का जो काम होता है वो होता नहीं है इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कम होता है। तो बिगिनर लेवल में अगर हम देखेंगे तो हमेशा आपको इंडेक्स फंड में काम करना चाहिए। ओके, स्टार्टिंग कीजिए इंडेक्स फंड में। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आप इंडेक्स फंड से ही शुरू करना चाहिए। जैसे कुछ जो इंडेक्स फंड है इनका एग्जांपल देखिए, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोतीलाल ओसवाल ये आपका फंड मैनेजर है। ओके, ये आपका फंड मैनेज करेगा। निफ्टी 500 मतलब एनएससी ने 500 ऐसे अच्छे कंपनी 500 अच्छे अच्छे कंपनियों का लिस्ट दिया है और उसी कंपनी में ही ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। बाहर इन्वेस्ट आपका पैसा कर ही नहीं सकते। तो आपका अगर पैसा डूबता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोतीलाल ओसवाल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एनएससी रिस्पॉन्सिबल है। क्या आप एनएससी से ये पैसा जाके मांग सकते हैं कि मेरा पैसा डूब गया, आपने लिस्ट बनाया था? नहीं मांग सकते। क्या ऐसा है कि एनएससी लिस्ट बनाता है तो हमेशा अच्छी कंपनियों का लिस्ट बनाता है? नहीं, खराब टाइम पे अच्छे अच्छे कंपनी भी खराब परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा रिलायंस का शेयर डाउन जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे अच्छी कंपनी एसबीआई का शेयर भी डाउन जाता है। तो शेयर मार्केट है तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे करके ही ऊपर जाएगा। तो जो हमने पहली ग्राफ देखा था, इस ग्राफ में आप देखिए थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो इक्विटी और स्टॉक मार्केट है तो नीचे ऊपर होके ही आगे जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपको एक म्यूचुअल फंड मैनेजर देता है कि हम इतना चार्ज लेने वाले हैं। एग्जिट लोड कितना है? एग्जिट लोड का सिंपल मतलब है आप जब पैसा निकालेंगे आपसे कितना कमीशन लिया जाएगा। अगर बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में देखेंगे तो ये जीरो है। इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पूरा सीरीज देखिए तो कंप्लीट पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वेलकम।